लास्ट राउंड में होगा आपके लिए जो है दो डेरिवेशन हम लोगों ने मेनली उठाए थे। एक तो आपका ड्रिफ्ट स्पीड का ले लिया था v इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई एर ई, और एक आपने इसकी हेल्प से हम कहते हैं वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन निकाल लिया था। और वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन आपने निकाला था वो आपने निकाला था v इज इक्वल्स टू होगा आई एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। ये हमारा लास्ट का डेरिवेशन था। इस डेरिवेशन के बेसिस पर हमने दो पार्ट लिए थे। नंबर वन, एक तो अगर आप इसको कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि लेंथ, एरिया, ये सब आपके कांस्टेंट हैं। और अगर आप इसको एज ए कांस्टेंट पार्ट डील करेंगे तो आपका v प्रोपोर्शनेट आई होगा, विच विल लीड टू यू ओम्स लॉ। कभी आपके यहाँ आता है डिराइव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी यही था, जहाँ पे स्टार्ट करते हैं हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोलाइड करते हैं, मूव करते हैं एटसेट्रा, और फाइनल इस स्टेप तक आप आते हैं। और दूसरा मैंने कहा था अगर आप इसको डायरेक्टली ओम्स लॉ से कंपैरिजन करेंगे तो फिर आप दिख जाएगा v इज इक्वल्स टू आई के साथ ये जो चीज़ आपके पास मौजूद है, ये 10th के बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हैं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। बाकी चूंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं 10th के बाद, इसलिए आपने ध्यान दिया होगा मैंने करंट की भी डेफिनेशन ली है, व्हाट इज करंट, जो कि एक्चुअली 10th में होती है। तो यहाँ भी हम बता दें, इस ओम्स लॉ को भी एक बार और डिस्कस कर देते हैं इन शॉर्ट। बाकी कल ही चूंकि हमने जब प्रूव किया है तो आपको मालूम तो है ही, तो केवल नोट्स में अपीयर हो जाए, इसलिए एक छोटा सा काम कीजिएगा और एक हेडिंग आप डाल देंगे ओम्स लॉ। बस यहीं से हम आज का स्टार्टिंग ले लेते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले आप जाएं ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में आप पढ़ेंगे तो ओम्स लॉ समझ में आ रहा है क्या होगा। ओम्स लॉ का मीनिंग ये होगा, जो हमने कहा था फिजिकल स्टेट अनचेंज्ड है, ये कांस्टेंट होगा, v और i कैसे होंगे, प्रोपोर्शनेट। बड़ा सीधा सा चीज़ आती है, जितना हैवी, जितना स्ट्रॉन्गर पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे अक्रॉस द कंडक्टर, दैट मच स्ट्रॉन्गर करंट विल यू अचीव। और कारण भी आपको सीधा सा मालूम है, करंट काई की वजह से आती है, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना डिफरेंस ज़्यादा करते जाओगे उतना बेहतर आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा या फ्लो ऑफ चार्ज मिलेगा। दो लाइन में इसको आप लिख दें, इसमें आप लिख देगा इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, इसमें आप दिखा देंगे इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, if the physical state of a conductor remains unchanged, physical state of a conductor remains unchanged, then the current flowing through it unchanged, then the current flowing through it remains directly proportional, then the current flowing through it remains directly proportional। काय की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across it, remains directly proportional to the potential difference applied across it। कुछ छूट गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, यानी सीधा बता देंगे इसका मतलब क्या होगा, v प्रोपोर्शनेट होगा i, और इसको आपको मालूम है वही 10th वाले तरीके से हम कन्वर्ट कर देंगे, v इज इक्वल्स टू r i। और आगे बता दीजिएगा वेयर r इज रेजिस्टेंस, where r is the resistance of conductor। तो फिर बताने लायक बात क्या है आज की बताने लायक बात यह है कि जब भी आपके यहाँ ओम्स लॉ लिखने को आता है तो इसके साथ आप लिमिटेशंस अपने आप लिख के आइएगा, और लिमिटेशंस वही हैं जिन पे हम बात कर रहे थे, फिजिकल स्टेट, लेंथ, एरिया एक्सेट्रा ये कांस्टेंट हो। सबसे पहला लिख दीजिएगा लिमिटेशंस में नंबर 1, सबसे पहली लिमिटेशन बहुत बढ़िया लिमिटेशन है, नंबर फर्स्ट आप बताइएगा ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, सबसे पहले आप बता देंगे ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली,
ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली। ओम्स लॉ आपका केवल काय के लिए होता है, केवल और केवल मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। इसके बाद आप जाएंगे नंबर सेकंड आप बताइएगा द लेंथ एंड एरिया। सेकंड नंबर आप बढ़िएगा द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। The length and area of cross section of the conductor should remain unchanged. Length and area of cross section of conductor should remain unchanged. Length and area of cross section of conductor should remain unchanged and there should be no stress or strain. Unchanged and there should be no stress or strain. आपकी स्ट्रेस या स्ट्रेन मौजूद नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस या स्ट्रेन याद है कि भूल गए, पहले तो ऐसा बताएं। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता था, किसी भी वायर को आप इलास्टिसिटी में खींचते थे, और स्ट्रेन क्या होती थी, द चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन शेप। तीन तरह की स्ट्रेस आप पढ़ते थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और एक कहलाती थी शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल। तो चूंकि लेंथ एरिया कांस्टेंट कह रहा हूँ तो सिंपल हिंदी में आप इसे कह सकते हैं खींचातानी नहीं होनी चाहिए, मोटे तौर पे बात यही आई। और लास्ट आप बताएंगे द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। चौथे नंबर पे आप बताएंगे टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट और अनचेंज्ड। अब इस बेसिस पर ध्यान देगा, जैसे आप ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं वैसे हमारे यहाँ एक खास चीज़ आती है और आती है ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स। ये डेफिनेशन आप देखेंगे एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछी गई है ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स की। सवाल आता है ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट क्या होंगे, तो कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ नाम पे ध्यान दे दो। ओमिक सर्किट का मतलब विच आर फॉलोइंग ओम्स लॉ, और नॉन ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते हुए जा रहे हैं। तो एक सिंपल हेडिंग डालें ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स। नेक्स्ट आप चले आइएगा ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स। ओमिक नॉन ओमिक सर्किट्स में आप लिखिएगा नंबर ए आप बताइएगा द सर्किट विच ओबेज ओम्स लॉ कंप्लीटली। द सर्किट विच ओबेज ओम्स लॉ कंप्लीटली circuit which obeys Ohm's law completely is called ohmic circuit। इसका मतलब क्या होगा ध्यान देखना है, इसमें आपके V और I होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इससे एक महान बात और पता चलेगी। जो आपको बात पता चलेगी उसको आगे लिखते हैं, दैट इज V प्रोपोर्शनेट I, और इसलिए मैं लिख देता हूँ द ग्राफ बिटवीन V एंड I। ये आपको कैसा मिलेगा, आप सही कह रहे हैं, ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। सही है, दिखा देना ग्राफ बिटवीन V एंड I कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसको मैं ग्राफ को भी आप दिखा देता हूँ, देखें ध्यान से इधर। ये आपके ओमिक कंडक्टर का हम कहते हैं V और I ग्राफ, जो बता रहा है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हुए जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी I भी बढ़ती जाएगी। और कैसी बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन फॉर्म शो कर रहा है कि ये होगा आपके लिए लीनियर इक्वेशन, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई संदेह होना चाहिए, है ना। छोटी छोटी चीज़ें भी तो बेसिक्स। अब एक सबसे खास बात आती है, अगर आप इस ग्राफ का कभी भी स्लोप निकालेंगे, स्लोप तो याद है किसी भी ग्राफ का आप स्लोप हुआ करता है tan थीटा, तो ध्यान देखें अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे
तो आपको नजर आएगा स्लोप यानी टेन थीटा इस ग्राफ के लिए होगा आई अपॉन वी। और एक मज़ेदार बात है, जैसे ही आप आई अपॉन वी पे जाते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आपका वी अपॉन आई बराबर होता है आर, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। यहाँ और ये ध्यान रखना, अगर ग्राफ आई और वी में अगर आप ग्राफ बदल दूंगा, वी एस एक्सेस पे कर दूंगा आई एस पर, तो डायरेक्ट स्लोप हो जाएगा। तो कई बार क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुमाव आ जाता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में एक बार कैसा पूछ लिया, बोलिए आई और ये हो गया वी और बोलिए रहा कोई कंडक्टर, अब इस कंडक्टर का आप रेजिस्टेंस बताएं। क्या बता सकते हैं? ये कोई कंडक्टर बना हुआ है, कंडक्टर ए, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/√3। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही जवाब। समझ में आ गया कैसे? क्योंकि इसमें क्या किया है, एक छोटा सा काम कर दिया है, दिख रहा है। और बाकी अगर वैसा होता, ये अपनी जगह होते तो फिर होता √3, क्योंकि फिर अपन 1060 लेते। अब जो मैं अगली बार कहूँगा वो हम कहाँ थे, बस यहीं थे। जो मैं बता रहा था आपका स्लोप टेन थीटा क्या होगा, आई अपॉन वी होगा। चूंकि ये आपको मालूम है इसलिए आप क्या कहते हैं, आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ध्यान रखना, जो मैंने कहा जो ग्राफ मैंने बनाया है उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा। तो कभी कोई बुक है स्लोप देता है रेजिस्टेंस, तो ये नहीं कहना सर ने तो रेसिप्रोकल लिखाया था, क्योंकि फिजिक्स में आधी बात नहीं चलती, फिजिक्स में पूरी बात चलती है रेसिप्रोकल कौन से ग्राफ का। इसलिए मैंने कहा था जो मैं इसमें ग्राफ बनाई हूँ कौन सा, वी एंड आई, तो यहाँ आप लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, पूरा ही लिख देता हूँ 1/s इज इक्वल्स होगा। चलो और एक लाइन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, 1/tan थीटा यानी कि वी अपॉन आई यही होगा। तो ये आपको क्या चीज़ दे देगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको दे देता है, समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो यहाँ तक क्लियर बताएं मुझे। इस टाइप का कोई छोटी पिद्दी सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आप कर ले जाएंगे, जो आपने जवाब दिया था 1/√3 बढ़िया सही था, ये भी आप कर सकते हैं। आराम से नोट कर दें, द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई स्ट्रेट लाइन होगा। शायद ग्राफ तो आपने बना ही दिया है, बगल में आप उसको दिखा दें कि इसका स्लोप आपको क्या चीज़ बता रहा है, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप आपको बता रहा है रेजिस्टेंस। मिल गया। तो फिर अब दूसरे टाइप के सर्किट्स पे आते हैं, और सेकंड टाइप का सर्किट हम आपसे कौन सा डिस्कस करेंगे। तो सेकंड सर्किट आप यहाँ पर लेते हो जाएंगे अब की बार नॉन ओमिक सर्किट्स। और नॉन ओमिक सर्किट कौन से कहलाएंगे, ध्यान देखना, जिनमें आपके वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। यानी इसमें सबसे पहली चीज जो आप बताएंगे ओम्स लॉ, पहले तो एक हेडिंग डाल दो नॉन ओमिक सर्किट नंबर बी। नंबर बी में आप पहली चीज बता दीजिएगा, ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड कंप्लीटली। नॉन ओमिक सर्किट में आप बताएंगे ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड कंप्लीटली, 100% फॉलो नहीं होगा। दूसरी बात आप बताएंगे द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज कर्व्ड। अब की बार ये ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा कर्व टाइप हो जाएंगे। ठीक, और अगर आप ऐसा ग्राफ ले लेते हैं तो आप देखना इसका हर प्लेस पे स्लोप अलग अलग है, और हर प्लेस पे अगर इसके स्लोप है मतलब ये कहीं शो कर रहा है कि आप अगर पुराना कंसेप्ट लगाएं इसका रेजिस्टेंस बदल रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस बदल रहा है तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस में हम एक काम करते हैं, वेरिएबल स्लोप में कोई से दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, और कोई से भी दो जो आप पॉइंट्स लेंगे उनके बीच में जो आपका स्लोप आएगा वो आपने आएगा, वो आप कह सकते हैं या तो I1 I2, आप इसको कह सकते हैं V1 V2। ठीक है, दिखा दें, एक काम करते हैं, पहले इतना दिखा दें, दो पॉइंट्स दिखा दो, नाम रख देता हूँ कुछ भी A और B।
वो शो कर दिया था वी आई ग्राफ एज अ कर्व। बस बढ़िया, तो एक ग्राफ दिखा दो मजे से। अब क्यों आ रहा हो, कर्व ग्राफ मिलता हुआ जाएगा। और कर्व ग्राफ क्या चीज बता रहा है, तो नीचे आप बताइएगा द स्लोप फॉर एनी पार्ट ए बी, स्लोप फॉर एनी पार्ट ए बी, और स्लोप फॉर एनी पार्ट ए बी ध्यान देखो क्या होगा, इस पार्ट का स्लोप देखोगे तो फिर वही आएगा आपका, कितना आएगा, ये आपका I2 माइनस I1 अपॉन, नीचे आप कह सकते हैं V2 माइनस V1, या आप कह सकते हैं सिंपली डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। मेरा ख्याल है 12th में इनके मीनिंग तो समझ में आते हैं। इसका मतलब अगली बार हम इतना दिखा दें, इसको भी हम दिखा देते हैं। अब की बार जो आप इसका रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप निकालेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप जो आप निकाल रहे हैं, उस रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप को आप बताते हैं 1/s इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये आपका निकलेगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। एक मज़ेदार बात है तो ये रेजिस्टेंस ही, लेकिन मैंने कहा था हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है। ये आपका कैसा क्वेश्चन है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को एक्चुअली आप वेरिएबल रेजिस्टेंस ना कहते हुए यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में आप इसको कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। आप बिल्कुल सही है। बाकी कोई बुक अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस वर्ड भी इस्तेमाल करे देन इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या अब एक कहानी समझ में आती है, ओमिक और नॉन ओमिक? इनमें आने वाला क्वेश्चन यही होगा, ग्राफ बताओ और एक आध नंबर में स्लोप क्या डिनोट करता है वो बता दें। आराम से 2 लाइनें कवर कर दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ग्राफ बना दिया था क्या आपने? मजे से ग्राफ बना के दिखा दें, फिर हम आगे जाएंगे। चलो आज अमीशा प्रेजेंट है। अमीशा तुम बहुत दिनों से गायब हो भाई। अमीशा कुमारी, अमीशा नॉट आंसरिंग मोड में है। चलें, क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आती है? हाँ ना बताएं। अगर यहाँ तक समझ में आता है तो ये हमने कर लिया आपका, सिंपली कहा जाए ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें। अभी एक सिंपल सी बात और आएगी, क्या आपने ध्यान दिया था, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस और इससे रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं। तो फिर एक सवाल बनेगा रेजिस्टेंस ही क्या होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे रेजिस्टेंस ही पूछ ले तो मैं उस रेजिस्टेंस से रिलेटेड मेन फैक्ट आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेन फैक्ट आप बताऊँगा वो रेजिस्टेंस के मेन फैक्ट आप ध्यान से देखें। रेजिस्टेंस पहली बात तो क्या होता है, रेजिस्टेंस को ये आपको टेंस मालूम है। पहली चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, तो इसको मैं सिंपल बता देता हूँ। आपका क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज, जो भी आप कहना चाहें उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप इलेक्ट्रॉन्स कह देंगे तो मैं उसको ही मान लूँगा, वो एक ही बात है। सवाल आता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड है, तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रक्शन आता कहाँ से? कोई ये बताएगा ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से आ गया? बताओ आपको ऑनलाइन विद्यमान, ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड है, ऑब्स्ट्रक्शन आया कहाँ से? है किसी के पास कोई जवाब नहीं? चलें दिव्या बताएं कहाँ से आ गया रेजिस्टेंस? सर कल जो पढ़ रहे थे ना वो थ्योरी वाली। अरे वाली बताओ तो, कौन सी वाली? ये क्या आंसर हुआ? कल वाली थ्योरी। व्हाट अ सीक्रेट आंसर। बोले सर मैटर की पार्टिकल है क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रॉन का कोलिजन की वजह से
हाँ, इंटरनल कॉलिजन सही आप कह रहे हैं, आप सही है। ऐसा सीक्रेट वाला आंसर नहीं, बेचारे बाकी सोचते रहे कल कौन सी ने थोड़ी चुपचाप पढ़ा दी। तो क्या होगा, काय की वजह से होता है, तो कारण भी आपको मालूम है कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने कहा था इस बेस पे तो हम 3 चीज़ें चलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड, रेजिस्टेंस और आगे जाके हीटिंग इफेक्ट भी। कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद, चलो अभी शॉर्ट में लिख देते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स, है ना। बाकी जिससे भी टकरा रहे हो, आयन से, अदर इलेक्ट्रॉन से, एटसेट्रा कर देता हूँ, सारे कवर हो गए। सबसे अच्छा वर्ड ये रहा, सही है ना। इनकी वजह से आपका डेवलप होता है। तीसरी बात, मैथमेटिकल आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो तीसरी बात आप इसे मैथमेटिकल डिफाइन करते हैं, ये होता है रेशियो ऑफ, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो डेफिनेटली ये होता है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। और यही पढ़ते आ रहे हो, यही तो पढ़ रहे हो V/I, और यही पढ़ रहे हो तो कितना हुआ आपने कहा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, और क्या आप बता रहे थे, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आप सही कह रहे हैं, इसका रेशियो होता है। तो एक काम करते हैं, फुर्ती से तीनों बातें वैसे आपको मालूम है, पर एक सिस्टमेटिक वे में कभी कोई पूछ लेता है ऐसे अचानक से, तो हम बैठे नहीं रह जाए, इसलिए इन पॉइंट्स को लिख दें। सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ और इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आता कहाँ से है, तो वो भी मैंने आप बता दिया क्यों आता है, कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। बाकी डिटेल मैंने कहा थ्योरी आप पास पूरी मौजूद है, उस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं। मैंने मेन सेंटेंस फ्रेम कर दिया है सीधा सीधा। और अगली चीज़ थी, क्या होता है मैथमेटिकली आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी आप बता सकते हैं R इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स हो जाएगा V/I, यही है। अब इससे हमारी दो पुरानी धुरानी बातें निकल आएंगी, और जो पुरानी धुरानी बातें निकलेंगी वो उनको याद रखिएगा। ये भी आपसे कई बार अलग अलग जगह पूछेंगे, तो एक आपसे पूछता हूँ यूनिट आपको समझ में आ रही है, यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, और एक्चुअली वोल्ट पर एम्पियर का आप 10th से नाम पढ़ते आ रहे हैं, ये कहलाती है ओम। ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम है, बुक्स में सिंबॉलिक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी हम लोग राइटिंग में शायद ही ऐसे कभी करते हैं, तो सीधा ओम ही लिखते हैं, तो बनाओगे तो अजीब सा बन जाता है, वो मज़ेदार नहीं बनता है। हाँ, उससे अच्छा है कि तुम पूरे ही लिख लो। अब लास्ट बना डायमेंशंस। बता सकते हैं डायमेंशंस आप कैसे निकालेंगे। डायमेंशन में फिर याद दिलाता हूँ एक बार और, वोल्टेज की रखनी है। अच्छा, मुझे वोल्टेज की भी याद नहीं है, लिटरली इट इज़ टू, मुझे वोल्टेज की डायमेंशन याद नहीं है। मैं क्या करूँगा, ध्यान देखना, सही कह रहे हैं, मुझे फॉर्मूले याद है। मैं याद करूँगा, वर्डन हुआ करता था W/Q, W/Q मतलब W रहा ये और Q रहा ये, बस इतना मैंने रफ में लिखा, और मैं डायमेंशन निकालना स्टार्ट कर दूंगा। वोल्टेज मेरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी mL² T-3, समझ में आ जाता है। और कभी कभार ये डायरेक्ट भी याद हो जाते हैं, ऐसे एक दो बार कर करके निकालोगे तो याद भी हो जाते हैं, मैंने कहा ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और अपॉन एम्पियर बोले तो कर दें, कितना हो जाएगा आपके लिए टोटल, ये आपका निकाला आएगा mL² T-3 और A-2। क्या ये समझ में आता है, हाँ ना, बढ़िया। इसको निकाल दें आराम से। ठीक है, क्या आपने इतना निकाल दिया, हाँ ना बताएं, कोई समस्या
जब इतना निकाल लेते हैं तो फिर एक और छोटी चीज़ बताता हूँ, ध्यान देखें। जो मैंने कहा 12th से रिलेटेड नहीं, 12th में तो क्वेश्चन आप शायद ही कभी देखे, लेकिन अगर आप सौभाग्य से कोई पुराना कॉम्पिटिटिव पेपर पकड़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान देखना, जो क्वेश्चन ना 11th के दायरे में आता है और ना 12th के दायरे में आता है, दोनों का इंटरमिक्स है। और 3-4 सेट हैं, चूँकि अभी हमने बाकी पढ़े नहीं है इसलिए हम बाकी की चर्चा नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेता हूँ तब एक दिन 5-7 मिनट के टाइम में एक साथ बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर इसलिए बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे और आप आगे जाके एक बार मुझे पूछ लीजिएगा। आपसे पूछता है द डायमेंशंस ऑफ आरसी, आपसे क्या पूछेगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरसी इज इक्वलेंट टू। तो चलो मैं डायमेंशंस ऑफ लिख देता हूँ आरसी। आर और सी आपको मालूम है ये क्या होंगे आपके, आर है आपका रेजिस्टेंस, सी है आपका कैपेसिटेंस। जिनको याद नहीं आ रहा हो उनको मैं फिर से दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस की डायमेंशन आपने अभी निकाली है, कितनी निकाली है, ml² t-3 a-2। कैपेसिटेंस की याद है, कैपेसिटेंस होता है Q/V, सही कह रहे हैं। और Q/V का मतलब चलो फिर से रख देता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नहीं याद आ रही ना, 1 सेकंड का टाइम ले लो। Q/V, V का मतलब कितना था, ml² t-3 और a-1, यानी कुल मिला के आपका कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होंगी, ये होंगी m-1 l-2 t3 हो जाएंगे और a हो जाएंगे, गड़बड़ किया गया अपन ने, t4 हो जाएंगे, सॉरी। और ए हो जाएंगे आपके स्क्वायर, क्या यही होंगे, दोनों समझ में आते हैं, दोनों आप निकाल चुके हैं, मैंने एक बार फिर से दिखा दिया है। अब मैंने कहा जो आपके पास क्वेश्चन था, जो मैंने कहा पिछले सालों में पेपर और पलटोगे तो ये क्वेश्चन कई बार, डायमेंशंस ऑफ आर सी, एल सी, 1/LC, √LC, L/R ये मिलेंगी है, एल आर और सी, ये 3 टर्म्स में आती हैं, इन्हीं तीनों के इनटू डिवाइड। अभी चूंकि एक सेट आप पढ़ चुके हैं, अभी अपन ने कुल मिला के 1.25 यूनिट ही तो पढ़ी भैया, 1 यूनिट पहली और 0.258 तक ना पढ़ चुके हो। तो मैंने कहा डायमेंशंस ऑफ आरसी पे जब आप जाते हैं, जरा देखें डायमेंशंस ऑफ आरसी नजर आ रही कितनी जाएंगी, कि कैलकुलेट करके दिखाओ, वैसे ही देख लो, चलो नहीं दिख रही है, लिख ही देता हूँ, चलो ऑटो। एक आध कहेगा है, तो है से अच्छा है कि लिख दो ml² t-3 a-2 आपका r हुआ, और c आप देखें कितना हो रहा है m-1, सीधा उल्टा होगा l-2, सॉरी t पहले लेना था, t का आप रखेंगे 4 और a का आप रखेंगे स्क्वायर, कर दे रहा मल्टीप्लाई, अब तो दिख रहा है, यानी डायमेंशंस ऑफ आर सी आपकी कितनी आ जाएंगी, डायमेंशंस ऑफ आर सी आपकी मिलती है t, यानी ये कहलाता है टाइम पीरियड, और यही होता है आपका ऑप्शन। अब आप समझ में आ रहा होगा, कभी घुमाएगा तो क्या पूछेगा, 1/RC की डायमेंशन क्या होती हैं, 1/RC हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, वो डायरेक्ट दिखा देता हूँ। 1/RC की डायमेंशन पे जाओगे तो ये क्या शो करती हैं, और जो मैंने कहा था ये आपको सेट ऑफ क्वेश्चन हर बुक में, और जहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। बस दिक्कत क्या है, कुछ बुक्स इसको 11th वाले टॉपिक्स में डाल देंगी, कुछ इसको 12th में डाल देंगी, क्योंकि 11-12 दोनों का मिक्सचर है भी। 11th का डायमेंशन है और 12th में, 11th में तुमने कैपेसिटेंस कहाँ पढ़ी थी, वो 12th का है। निकाल दें आराम से डायमेंशंस ऑफ आरसी, और 1/RC डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये तो मैंने बीच में आपको एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ बता दी, जो आप अलग अलग एग्जामिनेशंस की तरफ जाएंगे तब मिलती है। निकाल दिया सभी ने, चेक कर लें, हो गया सभी का। चले, अब हम जो बात कर रहे थे, मेन बात याद है, मैंने कहा था ये रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या यूनिट है, क्या डायमेंशन, और अगली एक चीज़ बता देता हूँ, लास्ट फॉर्मूला ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो हमने बाकायदा डिराइव किया है, और वो आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर।
और रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर, ऐसे ना ध्यान से देखें, आप अभी डिराइव करके ही आए हैं, आर बराबर होता है एम एल अपॉन एन ए स्क्वायर टाउ, समझ में आ जाता है। और इससे हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे, अगले स्टेप में दिखा दें एक लास्ट फॉर्मूला रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। क्या इतना मिल गया, हाँ ना बताएं। जब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मिल जाता है तो फिर एक और इसमें सिंपल चीज बताएंगे, और ये आपके लिए टॉपिक आता है एक इम्पोर्टेंट सा, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कंडक्टर, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस। एक अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इस तरह से हम थ्योरेटिकल बेसिस पे आपका ये काफ़ी सारा टॉपिक कवर अप करते आ रहे हैं। इन सब के छोटे छोटे फॉर्मूलों पे बिल्कुल पिद्दी पिद्दी से न्यूमेरिकल बनेंगे, एक एक नंबर लाए। कोई बहुत टफ इसमें क्वेश्चन आपका बनेगा ही नहीं, बनता ही नहीं हो, तो बनेगा भी क्या। आई बराबर क्यू अपॉन टी पे तुम कितना बड़ा न्यूमेरिकल बना लोगे भाई। या एक रोटेशनल वाला बताया था 2 पाई आर अपॉन टी वाला, वो याद है, कितना बना लोगे उसका क्वेश्चन। एक सेट हर बुक में दिखेगा, हाइड्रोजन एटम की रेडियस इतनी है, इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड पे चक्कर लगा रहा है, इक्विवेलेंट करंट बताओ। रेडियस स्पीड दी है, सीधा फॉर्मूला रख दो, खत्म बात। उसमें तुम करोगे क्या। इसमें लगा था पहले थ्योरेटिकल आप अच्छे से पढ़ लें 2 टर्न, और इसलिए तीसरे टर्न संडे को आराम से इनके 20-30 क्वेश्चन पूरे पूरे एक बार में लगा देंगे। सब सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। फैक्टर्स अफेक्ट हो, वैसे एक बार आप इस चैप्टर पढ़ चुके हैं ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं ये मैं याद दिला देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप उठाते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर आपको याद आएगा, वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। और लेंथ ऑफ कंडक्टर मुझे कहाँ से मिल गई, देखो ध्यान से इधर। एक्चुअली में मुझे फॉर्मूला याद है, इसलिए मुझे साफ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही था ना, एन तो याद है, नंबर ऑफ डेंसिटी या मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम रेजिस्टेंस। और एक लास्ट फैक्टर पे केवल हम अलग से चर्चा करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उसकी जगह में रिलैक्सेशन टाइम की जगह यहाँ पर टेम्परेचर वर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो फिर एक सवाल बनेगा बीच में टेम्परेचर कहाँ से घुस गया, तो उस पर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। बाकी 3 तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहे होंगे, इसलिए सिंपल चले आए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में सबसे पहला फैक्टर लेंथ, और लेंथ में आप क्या चीज़ बताएंगे, लेंथ में आप बताएंगे आर प्रोपोर्शनेट एल। दूसरा आप बताएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको साफ नजर आ रहा है, वो आपसे क्या बताएगा, आर प्रोपोर्शनेट 1/a। और आर प्रोपोर्शनेट 1/a का मतलब समझ में आता है, जितना आप मोटा तार लेंगे थिकर, लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हिंदी मतलब है मोटे तार, उनका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, वो उतने ही बेहतर कंडक्टर होंगे। और उल्टा तार आप जितना छोटा क्रॉस सेक्शन लेंगे, जितने पतले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखेंगे, उतना ही रेजिस्टेंस आपका हैवियर होगा। इसलिए आप देखेंगे जहाँ कहीं आप हैवी करंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहाँ कैसे तार डाले जाते हैं मोटे, ताकि हैवी करंट फ्लो कर रहे हो तो रेजिस्टेंस उसमें बीच में ना आए। क्या ये समझ में कहानी आती है, हाँ ना। ठीक, अब एक तीसरा बता देते हैं। तीसरा आपका था, चलो इसको हम लिख देते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। तो लिख दो एक अगला, पहले तो एक काम करो, तीनों लिख दो। लेंथ में आप बताइएगा आर प्रोपोर्शनेट एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप बताएंगे आर प्रोपोर्शनेट 1/a, और नेचर ऑफ मटेरियल इसमें मैं बता देता हूँ आर प्रोपोर्शनेट 1/n। और जो n भूल गए हो उनके लिए बता दूँ, ये है नंबर, और नो नहीं लिखा है, नहीं एक आध पॉइंट नो, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चले,
अब ये जो नेचर ऑफ मटेरियल आ रहा है आर प्रोपोर्शनेट 1/n, इससे आप देखेंगे एक साइड वाइज रिजल्ट भी आ जाता है। आपको याद होगा कल जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपसे कहा था मेटल्स किन्हें कहते हैं, मेटल्स की डेफिनेशन क्या है। सो द केमिकल डेफिनेशन ऑफ मेटल्स ये आपसे बताती है विच लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू गेट अ पॉजिटिव आयन टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन, और इसलिए आपसे कहा जाता है मेटल्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप इवन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है, उसमें भी हमने यहीं से शुरू की थी। हर मेटेलिक पीस में दुनिया भर के 2 किलो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यही मतलब था ना। तो भैया क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, मेटल्स का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब मेटल्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, एंड दैट्स वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर। इन क्वेश्चंस को मैं क्यों लिखा देता हूँ, तो आपने आ जाएगा, यही ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। वाई द मेटल्स आर गुड कंडक्टर। अब आदमी सोच रहा है मेटल्स होती तो गुड कंडक्टर है, क्यों होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू देम इजीली। मैंने भैया ये कारण थोड़ना है, वो यही पूछ रहा है, गुड कंडक्टर पूछने का मतलब ही है कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास क्यों हो रही है। तुमने तो उसी क्वेश्चन को ही घुमा के उत्तर बना दिया, इसलिए एक छोटा सा सेंटेंस लिख दें, समझ में आ जाता है। एक सेंटेंस आप लिख दिएगा, द ऐसा लिख दो, द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर मेटल्स इज वेरी हाई। Free electron density of metals is very high. Free electron density of metals is very high. Electron density of metals is very high. Thus, the resistance of metals is very low. Thus, resistance of metals is very low. And they are good conductors. Resistance of metals is very low and these are good conductors. अब चौथा फैक्ट जो मैं आपसे कह रहा था ये अलग से जाएगा, क्योंकि ये आपको कहीं दिखेगा नहीं, उसमें आपको दिखता है टाउ यानी कि टाइम, और हम यहाँ बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। एक्चुअली ध्यान से देखें, लेंथ, एरिया, ये सब डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं। डायरेक्टली कंट्रोल करने वाला समझ आ रहा है, लेंथ सीधी आप छोटी या बड़ी बना सकते हैं, एरिया मोटा या पतला आप डायरेक्ट बना सकते हैं। मेरा सवाल है कि रिलैक्सेशन टाइम, दो टक्करों के बीच में लगने वाला टाइम, ये आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो क्या? आपने टाइम फास्ट कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराने लगे तो उन्होंने कान पकड़े, बोले चलो टकराओ। तो रिलैक्सेशन टाइम कैसे कंट्रोल होगा? रिलैक्सेशन टाइम यहाँ से कंट्रोल होता है जब आपको एक पुरानी बात 9th की याद आती है कि किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट अप करते हैं तो उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और आपको याद होगा उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ जाता है। क्या ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर हम ध्यान देखना, टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर की हेल्प से आप रेट ऑफ कॉलिजन को कंट्रोल करेंगे। जो बात कर रहा था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है आपके कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और किसी को नहीं समझ में आया तो स्पष्ट लिख देता हूँ, रेट ऑफ कॉलिजन्स फास्ट हो जाएंगे यानी बढ़ जाएंगे। अब ये बताओ, टक्करें ज़्यादा हो रही हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? टक्करें बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस आया कहाँ से था? टक्करों से। रेजिस्टेंस का मतलब ही था टकरा के रुकना, यही मीनिंग था। मैंने कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन मजे से जा रहा होगा, कहीं टकरा जाएगा, अटक गया, यही तो रेजिस्टेंस है, यही अटकाव। अंग्रेजी में बोलूँ तो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, आपको जो स्टैंडर्ड लगता है, यही तो भैया आपका रेजिस्टेंस है। जब कॉलिजन्स बढ़ रहे हैं, टक्करें बढ़ रही हैं, तो अपने आप समझ में आ रहा होगा आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। क्या ये कहानी समझ में आ जाती है? हाँ है ना, सीक्वेंशियली कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रेट ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे और आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी इन डायरेक्ट टर्म्स आप ये भी कह सकते हैं कि अब आप सीधा कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अपनी शीट पढ़ेंगे तो यही पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा। आपकी शीट में जो लिखा हुआ है वो पढ़ देता हूँ। ये समझ में आ रहा है पूरा? हाँ ना, बताओ। कॉमा लगाऊं बीच बीच में, ये लो। और भी नहीं लगेगा, यहाँ और लगा देते हैं। आपकी शीट आपसे कहती है
on increasing the temperature of a substance the kinetic energy of molecule science etc increases. That's why the rate of collision with free electrons, language तो अच्छे से लिखी गई है, rate of collisions with electrons increases also, hence the resistance of the conductor. इस तरह से अगर हम इसको सीधा डायरेक्ट भी देख लें, बजाय इतना कान घुमा पकड़ने की, तो डायरेक्ट समझ में आ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. बाकी ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है. कोई कहता है क्यों बढ़ जाता है, सो यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो. कंप्लीट दिखा दें रेजिस्टेंस का. समझ में आ जाएगा. इसको लैंग्वेज तो प्रोवाइड कर लोगे अब. और लैंग्वेज प्रोवाइड करने के लिए शीट हम दे देंगे. वैसे तो कईयों को तो पुराने नोट्स भी रखे होंगे यार. क्या मिल गया कंप्लीट, बढ़िया. अगर ये मिल जाता है तो इन शॉर्ट इसकी समरी हमने क्या ले ली कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज. तो एक सवाल और बनेगा ना, कितना बढ़ तो जाता है, ये तो आप बता रहे हो, पर कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में घुसेंगे. एक हम सिंपल सा डाल देते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इसको हमें थोड़ा सा अलग से डिस्कस करना पड़ेगा. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सिंपली बता देता हूं. इसमें आप लिख दीजिएगा जनरली फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की हेडिंग डाल दीजिएगा. इसमें आप पहले तो जनरल वे बता दें, फिर बहुत सारी चीज़ों की और चर्चा करूंगा. इसमें आप बताइएगा जनरली द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर. Generally the resistance of a metallic conductor increases. Metallic conductor increases on increasing its temperature. Metallic conductor increases on increasing its temperature. ठीक. अब कितना बढ़ता है इसका जवाब देते हैं. देखें ध्यान से, मैं यहाँ पर कुछ सिंबल्स मानता हूँ. मैं सिंबल्स मान के चलता हूँ आर टी में मान के चलता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सी, सॉरी R0 लिखना था. और मान लेते हैं आर टी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सी. ये हमने कंपैरिजन कर लिया. 0 डिग्री सेल्सियस में कुछ और होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस में कुछ और होगा. कितना होगा, तो उसके लिए जो आपके पास रिलेशन आता है वो रिलेशन कहता है देन आर टी इज इक्वल्स टू होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डॉट डेल्टा टी. ये रिलेशन काम में आता है आपको जब आप बात करते हैं T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा. और अभी हम सिर्फ मेटलिक कंडक्टर्स की एक जनरल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं. डिटेल में 2 मिनट बाद में जाऊंगा. देखें ध्यान से, आर टी इज इक्वल्स टू कितना होगा, आर नॉट दिख रहा है, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और प्लस समथिंग, जो भी आएगा प्लस समथिंग कह दिया ना, मतलब आर नॉट से ज्यादा आ रहा है ना आर टी. आर नॉट प्लस समथिंग आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका टी डिग्री पे रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है. क्लियर हो गया. हाँ, कितना है उसका जवाब मौजूद ही है. ठीक, तो पहले एक काम करते हैं, इतना बता दें. आर नॉट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस और आदमी पूछेगा अल्फा क्या है, तो अल्फा का मैं साफ नाम बताता हूं. अल्फा कहलाता है टेम्परेचर. सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बढ़िया. ये कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये लो, पूरा लिख दिया मैंने.
लिख दें मजे से आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस एल्फा टी एल्फा डॉट डेल्टा टी, और कोई बुक डायरेक्ट टी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा टी वही होगा, जीरो से टी का डिफरेंस कितना होगा, टी होता है। और अल्फा हो जाता है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या इतनी कहानी क्लियर हो जाती है? हाँ ना बताएं। हो गई। तो ये फिर एक और मज़ेदार बात आएगी, यहाँ पर एक चीज़ ये पूछी जाएगी, ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये एक्चुअली ध्यान देखना, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हर मटेरियल के टाइप पर डिपेंड करता है, और ये बताता है कि इन शॉर्ट कहा जाए किसी भी मटेरियल को अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ा। तो पर डिग्री सेल्सियस के साथ जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा होता है कहीं ना कहीं यही उसका क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं मज़े से। तो मज़े से कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं एक स्टार। ठीक है, अब बन जाएगा तुमसे? ठीक, अगर बन जाएगा तो देखें ध्यान से, आप बताएंगे आर टी इज इक्वल्स टू आपका आर नॉट वन प्लस एल्फा टी, और एक मिनट मुझे ध्यान से देख लीजिएगा, इसका मतलब आपको मिलेगा, चलो बिल्कुल बच्चों वाला कर देते हैं, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी, चलो टी लिख दिया था, डेल्टा टी कर दूंगा मैं, डेल्टा टी इस्तेमाल कर रहा था पहले, नहीं कोई पूछेगा डेल्टा कहाँ गिर गया बीच में। ठीक है ना, यही होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं, ध्यान देखना, आप कह सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू होंगे आर नॉट एल्फा डॉट डेल्टा टी, यही होगा। तो फिर जरा देखें, एल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एल्फा इज इक्वल्स टू आप उठाएंगे तो आपको मिलता है एल्फा होगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन, यही होगा। बस देखेंगे अपन इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं, पहले आप इतना निकाल लें आराम से। मजे से आप इसको मैंने कहा दाएं बाएं ट्रांसफ़र करके पहले एक फॉर्मूला टाइप बना दें, अल्फा इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट और साथ में आर नॉट डेल्टा टी। कर दिया इतना? क्या आप सभी लोग इतना फॉर्मूला निकाल लेने में कामयाब हैं? चलो बालको बताओ फुर्ती से, हाँ है ना? चलो तनुष्का यहाँ तक पहुँच गए, हाँ है ना बोले? हाँ ना बताओ यार, फुर्ती से यहाँ तक पहुँच गए नहीं पहुँचे? लो ये चारे सब आज मौन व्रत में है कि आधे भाग गए हैं मोबाइल लगा लगा के। ऐसे हो जाता है कई बार, एक आध की अटेंडेंस पूरा लेता हूँ। दिव्या मौजूद है? यस सर। चलो ये तो है, देखो ठीक है। चलो दिव्या तुमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया? यस सर।
ठीक, अगर आपने इतना कर दिया है तो आए देखें मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। नीचे आप लिख देगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिख दो नीचे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस temperature coefficient of resistance for a material, temperature coefficient of resistance for a material is equal to temperature coefficient of resistance for a material is equal to आओ ध्यान से इधर देखो, अभी हमने डेफिनेशन की शुरुआत की है, मैं यहाँ दिखाता जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से यहाँ देखते हैं ना। अभी मैं कहाँ पे अटका हूँ, मैं अभी यहाँ पे अटका हूँ। देखो मैंने लिखा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए मटेरियल इज इक्वल टू, अभी देते ही हुआ है। अब आगे क्या लिखा है जरा देखो ध्यान से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये लिखा है चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ इट, यही लिखा है। लिख दें आपने क्या लिख दिया था, इज इक्वल टू the change in its resistance is equal to the change in resistance of a conductor, change in resistance of a conductor। ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पर यूनिट, पर यूनिट यही होता है। आए आगे, पर यूनिट, PER UNIT वाला पर यूनिट, सही है, एक एक शब्द ले रहे हैं इसीलिए आराम से। पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ इट, मिल गया, पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ इट विद, अब इसको लिखने कई तरीके हैं। आप कह सकते हैं विद यूनिट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, आप कह सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर, तो ज़्यादा मज़ा आता है विद पर डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर, थोड़ा वजनदार लगता है तो इसलिए कह दिया पर डिग्री सेल्सियस राइज। और जैसे पर डिग्री सेल्सियस अच्छा नहीं लगे, वो कह सकता है पर यूनिट राइज, है ना, या यूनिट डिग्री राइज, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसे लिख दिया है पर डिग्री सेल्सियस राइज इन इट्स टेम्परेचर। क्या आपको दिख रहा है, पूरा डेरिवेशन इस तरह से हरा हो जाता है, मतलब आपने इसको डेफिनेशन कंप्लीट कर दी, है ना, बढ़िया। ये वही है जो मैं कह रहा था, 1 डिग्री सेल्सियस के साथ उसका रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज होगा, ये कहलाती है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या इसकी डेफिनेशन समझ में आती है? बढ़िया। अब इसके नीचे इसको ध्यान देखना, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, फिजिक्स है तो बाल में से खाल उधड़ती रहेगी। कुछ भी आता है ना पेपर में, सब पढ़ा हुआ होता है, कोई नहीं कहेगा हमें ये चीज़ मालूम नहीं होती। ये आपने टेम्परेचर चेंज का रेजिस्टेंस का रिलेशन बता दिया भैया, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ऐसे कम ज़्यादा होगा। खैर कम का तो हमने नाम ही नहीं लिया, अभी तो ज़्यादा होगा पे ही है, और ज़्यादा होगा किसी ने कहा ऐसे नहीं, ग्राफ दिखाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ तब समझेंगे। कर दो, एक काम कर दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या आप कर देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप किसका करने जा रहे हैं ये भी मैं बताता हूँ। आप कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। आखिर हमारा रेजिस्टेंस कैसे बदलता है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। भाई उसी के साथ वेरिएशन चेक कर रहे हो ना, इतनी देर में तो नहीं भूल गए। तो आप काय के साथ देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डाल दें एक सिंबल हेडिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका करना है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अभी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एक्सेस बनानी पड़ेगी ग्राफ के लिए। ठीक है ना। और बहुत ध्यान में देखना, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एक बार में चर्चा कर देता हूँ। इस चैप्टर में कईयों ग्राफ आएंगे, और अभी पिछली बार भी एक ग्राफ पूछा था जिसमें आपने दोनों हाथ खड़े करके हाथ में समर्पण कर दिया था, है ना।
बहुत सारे लोगों ने पिछले चैप्टर में पिछले क्वेश्चन पेपर में ग्राफ पूछा था ना, तो इसलिए मैंने कहा ये ध्यान रखिएगा क्या ग्राफ बना रहे हो, शब्दों को एक दो बार बताएंगे, सीख लेना, क्योंकि अब 12th में हो तो ग्राफ बनाना आप 10 9 10 से स्टार्ट कर देते हैं। किसका वेरिएशन देखना चाह रहा है? रेजिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्योंकि सब हम बता दें मैथमेटिक्स इतनी पढ़े होते हैं, जो मैथमेटिक्स में बात करने जा रहा हूँ आपने ध्यान दिया, आप पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप हमेशा जो भी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जो भी फंक्शन लेते हैं, क्या आपने ध्यान नहीं दिया वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं, सही कह रहा हूँ ना। इसके अलावा आप वेरिएशन चेक करते हैं वाई में किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और मैं याद दिला देता हूँ आप करते हैं डी वाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हो वो बेचारा कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, ये कन्फर्म है। और जिसमें देखना चाह रहे हो, किस में देखना चाह रहे हो, रेजिस्टेंस में, मैंने कहा रेजिस्टेंस किसी भी T डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस वो यहाँ शो किया जाएगा। जैसे 2 डिग्री पे इतना है, 4 डिग्री पे इतना है, 10 पे इतना है, 20 पे इतना है, तो खैर जो भी ग्राफ आएगा बाद में देखेंगे, मुझे क्या पता क्या आएगा। क्या है, दोनों एक्सेस सिलेक्ट करना समझ में आ जाती हैं, हाँ या ना। जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें बार बार बताया था बहुत छोटी, जहाँ आप गलती करते हैं क्योंकि हमने तूफानी चीज़ें तो पढ़ी होती हैं। इफ y बराबर फंक्शन ऑफ x देन dy अपॉन dx बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ h अपॉन डेल्टा। नहीं ऐसा जाने क्या क्या पढ़ते हो, और मैंने कहा ये सब क्या है मुझे नहीं पता, हाँ है इतनी मेहनत की दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा था जरा ध्यान देखें। फंक्शन ऑफ x समझ में आ जाता है हर आदमी को, हाँ ना बताएं। और ये है ग्राफ का फंडामेंटल, एक्सिस ध्यान से चूज कीजिएगा तभी आपके ग्राफ सही जाएंगे। अब अगली बात करते हैं ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, तो इक्वेशन से। इक्वेशन कहाँ खो गई बेचारी, इक्वेशन कहाँ है, इक्वेशन ये है, यही है। और अगर आप इसको रखोगे तो देखो ध्यान से आप क्या कहोगे, आप कहते हैं आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डॉट डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब वही चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं आर टी इज इक्वल्स टू है आर नॉट प्लस सही है क्या, इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताएं। अगर इतना समझ में आ रहा है तो बस एक छोटी सी बात और आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ऐसा दिख रहा है, क्या आपको यहाँ का टी या डेल्टा टी जो भी टेम्परेचर था वो नजर आ रहा है? चलो ज़्यादा कोने में हो गया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ, ये टी तो नजर आ रहा है और टी या डेल्टा टी एक ही है, चेंज इन टी। इसलिए मैंने कहा क्या ये आपको नजर आ रहा है? अगर ये नजर आ रहा है, इतना आपको दिख रहा है भैया, फिर आपको ये भी दिखना चाहिए। मजे से लिख दें। अगले स्टेप में नीचे आ जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया था, बताएं आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डॉट डेल्टा टी, यानी आर टी बराबर होगा आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा डॉट डेल्टा टी। उसी के नीचे आप दिखाइएगा y बराबर c प्लस एम एक्स। और अब तो समझ में आ गया है, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में भी दो बातें होती हैं, कौन सी बातें होती हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कईयों बार अभी मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दुनिया भर में जगह पड़ती है इनकी, तो ये तो कहीं भी लग जाएगा। y बराबर एम एक्स प्लस सी से आप जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो पहली बात तो दिख रहा है इट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन है, कहीं स्क्वायर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज आप देखेंगे इसमें इंटरसेप्ट, पूरा लिख देता हूँ, c बराबर है आपका आर नॉट और आपका स्लोप, और स्लोप तो याद है m, एक्चुअली स्लोप बताया करता था
टेन थीटा, तो जरा देखें टेन थीटा दिख रहा है, इसलिए लाल हरे कलर इस्तेमाल कर दिए थे ताकि आप साफ दिखने लगे। वो बताता है आपका आर नॉट एल्फा। ठीक, क्या इतनी कहानी बिल्कुल साफ समझ में आती है कि कोई दिक्कत रह जाती है अभी? बस, तो अब मैं इक्वेशन ड्रॉ करने पर हूँ, ग्राफ ड्रॉ करने पर जैसे कहा जाता है अब मेरे पास इतनी जानकारी है कि मज़े से ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। वैसे कर तो आप भी सकते हैं। मेरा देखें ध्यान से, स्ट्रेट लाइन बनानी है, कहाँ से बनानी है? इंटरसेप्ट है सी आर नॉट, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव साइड जाओगे इंटरसेप्ट पे, और पॉजिटिव साइड का इंटरसेप्ट मैंने मान लिया, ये मान के चलो ये कौन सा आर है, ये आप देखेंगे ये है आर नॉट। अब अगली चीज़ प्लस एम, एम आपका ध्यान जा रहा है पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगी, नेगेटिव मतलब इतना तो थोड़ा बहुत अकल नाम की चीज़ समझ रहती है ना। इसका मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन कहाँ जाएगी? ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये हो गया, दोनों पॉजिटिव है टेन थीटा। और उसमें भी क्या शर्त रहेगी, तो शर्त दिखा देते हैं। ये जो अगर ये एंगल हम मान के चले थीटा है, तो फिर यहाँ पर बिल्कुल साफ लिख देता हूँ एस बराबर टेन थीटा, और एस तो समझ रहे हो ना, ये टेन थीटा की वैल्यू काय के बराबर आनी चाहिए? ये आर नॉट एल्फा के बराबर आएगी। इतना एंगल लिया जाएगा। मजे से ग्राफ बना दें। मुझे लग रहा है सबको ग्राफ बोर्ड पे साफ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, क्या ये समझ में आता है? हाँ है ना? चले बढ़िया। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ इस बात का। हम लोग कहाँ क्वेश्चन नहीं कर पाते? हम लोग फिजिक्स में क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाते, फिजिक्स में हर बात पे क्वेश्चन बनता है। हर वो चीज़ जो आपसे बता दी गई है उस पर क्वेश्चन बन जाता है। देख, क्या आप सबने ये नोट कर लिया? पहले तो ये देखें, बालको ऑनलाइन में बैठे हैं, फुर्ती से हाँ ना बताएं, क्या आपने इसको कंप्लीट कर दिया ग्राफ को? यस सर। ठीक है। हाँ, तो फिर एक बहुत छोटा सामान्य सा प्रश्न आपसे एक मिनट के अंदर पूछ लेता हूँ। किसी मेटल के लिए आपका एक आर और टी का ग्राफ ये दिया हुआ है। आपसे कहा गया ये आर टी और ये आपका टेम्परेचर साथ एक ग्राफ दिया है। ये आपके लिए मान चले 5, 10, 15, 20, ये कितने ओम लिखे हैं? 5, 10, 15 और 20 ओम लिखे हैं। यहाँ उसने लिख दिया रेजिस्टेंस, आप नाप रहे हैं ओम में। और इसके बाद आपसे कहा गया जो ग्राफ बना हुआ है ये एंगल इस समय आपका दे रहे हैं, चलो कितना मान लूँ, हटो 60 डिग्री मान लेता हूँ। चले मुझे एक चीज़ बताएं, अगर ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है तो मुझे इस वायर के लिए, इस कंडक्टर के लिए दो बातें बताएं। और दो बातें का छोड़ो, तुम एक ही बता दो, इस वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट बताओ कितना होगा। आराम से देखो और मुझे बताओ इस वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा। आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। किसी को ऐसा लगता है वो बता सकता है तो मुझे बताए। सही गलत की चिंता मत कीजिएगा, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखें बता ही पाते हो कि नहीं। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। √3 ये आपका जवाब हो गया। और √3/10 किसने जवाब दिया है? दिव्या ने। ठीक, और कोई जवाब बताएं? आस्था। आकांक्षा कुछ बोलना चाह रही है, माइक तो उसने म्यूट किया है पर आवाज नहीं आ रही मुझे। चलो और कोई बोलो भाई, एक ही जवाब बताओ इतने सारे लोग हैं। कुशाग्र शर्मा, कोई जवाब?
नहीं आ रहा किसी को भी? गजब। तो फिर तुम लोग पढ़ते क्या हो यार, सामने देखी हुई चीज नहीं पढ़ पा रहे बेचारे। मुझे बताओ, अभी आले ग्राफ बना रहे थे, ग्राफ में आपका ये चीज क्या थी? ये चीज आपकी R03। तो इसका मतलब मुझे साफ नजर आता है यहाँ पे R0 मेरा कितना है, R0 मुझे दिया हुआ है 10 ओम। और यहाँ पर आपको स्लोप कितना दे रहा था? स्लोप आपको दे रहा था R0 अल्फा। इसका मतलब आपका स्लोप R0 अल्फा कितना हो जाएगा? 1060 यानी कि √3। तो फिर अल्फा कितना निकलेगा? अल्फा निकलेगा 1060। 1060 कितनी होती है? √3 है। √3 और बाई 10 और बिल्कुल एग्जैक्ट कर देता हूँ 0.1732। तो डेसिमल के 4 अंकों तक बता सकता हूँ भाई, जवाब 1-2 अंक तक नहीं। ये नहीं आ रहा था यार तुम लोगों को, क्यों? को इतनी बुरी स्थिति है क्या? सब शांत बैठे हैं, जवाब नहीं दे रहा। समझ में आ जाता है, बोर्ड में आपके एक नंबर के क्वेश्चन है, कौन से आते हैं? यही आते हैं, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम हमसे भी कभी शिकायत करने आओगे ये कहाँ से आया था, तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, किया तो रखा है भैया सामने। और तुम कहोगे प्रैक्टिस, मैंने कहा कि हज़ारों क्वेश्चन कहाँ तक प्रैक्टिस करोगे? उसके लिए तो एक तरीका जो मैंने कहा है, सैम्पल पेपर उठा के लगाते चले आए, कोई अटके तो देख लें। क्योंकि हज़ारों क्वेश्चन भी कोई टीचर प्रैक्टिसाइज नहीं करा सकता। यहाँ तो हर बात पे बेटा एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। कोई दिक्कत अब कहीं से कहीं तक हो तो मुझे बताएं। मिल गया? अब ये कंप्लीट आपने दिखा दिया और तो मुझे बताइएगा, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी ये हो गया। अब अगली जो हम बात कर रहे थे, आपका सा ध्यान होगा, मैंने यहाँ पर एक छोटी चीज़ कही थी। मैंने कहा था स्लोप पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब स्लोप कभी नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जिनका आपका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ता नहीं हो, उल्टा कम हो जाता हो, और बढ़ते समय भी किसी का ज़्यादा बढ़ता हो और किसी का कम हो जाता हो। तो एक चर्चा हम करते हैं मटेरियल वाइज। एक काम कर दीजिएगा, एक नीचे हेडिंग डाल दीजिएगा डिफरेंट मटेरियल्स। नीचे आप एक हेडिंग डाल देंगे डिफरेंट मटेरियल्स। अरे डिफरेंट मटेरियल्स में आप सबसे पहला लिख दीजिएगा मेटल्स। अलग अलग मटेरियल्स की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में आप बताइएगा। मेटल्स के लिए जो आपका अल्फा होता है, अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये याद रखिएगा, ये होता है पॉजिटिव और साथ में होता है वेरी हाई। तो लिख दें मेटल्स में अल्फा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड वेरी हाई। अब क्या आपको एक चीज समझ में आती है, पॉजिटिव और वेरी हाई होने से क्या होगा? अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं यही ग्राफ में दिखा देता हूँ, अगर आपके अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, अल्फा ज़्यादा है मतलब स्लोप ज़्यादा होगा, मतलब ये ग्राफ यहाँ नहीं जाएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा। और ऐसा जाने का मतलब टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि कहा जाए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और सिंपल मैथमेटिकल आप चेक कर सकते हैं, अगर आप अल्फा बड़ा रखेंगे तो जितना बड़ा अल्फा रखोगे उतना ही पार्ट तो प्लस ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस आएगा। इसलिए कंक्लूजन भी आप लिखते जाइएगा कि आपने लिख दिया अल्फा में पॉजिटिव और वेरी हाई लिख दिया, तो फिर ध्यान देखना इनमें जो आपका रेजिस्टेंस होगा, इसमें डैश मार्क लिख दीजिएगा इंक्रीजेस हाईली। आर टी आप बता दीजिएगा, आर टी के साथ क्या होता है, ये होता है इंक्रीजेस हाईली। कारण समझ में आ गया होगा, चाहे ग्राफिकल देख लें चाहे सिंपल फॉर्मूले से देख लें। अब ऐसी दूसरी चीज आता हूं, दूसरे आते हैं आपके एलॉयज। एलॉयज में आप बताइएगा अल्फा होता है पॉजिटिव, लेकिन इनके अल्फा के साथ एक बहुत खास बात है, होता तो पॉजिटिव है बट ये होता है, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल, या आपको नहीं अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं वेरी स्मॉल। ठीक, अगर अल्फा याद देखना नियरली आपका जीरो है, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है, अल्फा जीरो होने का मतलब अल्फा ध्यान है क्या था, अल्फा बता रहा था टेन थीटा, तो अल्फा जीरो कर दोगे तो टेन थीटा जीरो ही हो जाएगी।
इसका मतलब अगर आप देखेंगे इसके लिए अगर आप ग्राफ देखें तो आपका कैसा आएगा, तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि हमने एग्जैक्ट जीरो नहीं कहा है, कैसा कहा है, नेगेटिवली स्मॉल मतलब थोड़ा सा आएगा। और इसीलिए ग्राफ अगर आप देखें जस्ट पैरेलल नहीं आता, कैसा आएगा, मतलब 2-4 डिग्री बढ़ भी जाएगा। लेकिन इससे क्या समझ में आ रहा है, अल्फा पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो, लेकिन कितना बढ़ेगा, बहुत थोड़ा सा। लिख दीजिएगा नीचे आर टी, आर टी में डैश मार के लिख देंगे इंक्रीजेस स्लाइटली, आर टी में आप बताएंगे इंक्रीजेस स्लाइटली, और ऑब्लिक करके लिख देना नियरली कांस्टेंट। समझ में आ गया, बहुत कम बढ़ रहा है, यानी मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कांस्टेंट ही है। 100 था 101 होम हो गया तो ठीक है, 100 101 बराबर ही होते हैं। नियरली हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट है। अब इसी में एलॉयज में ध्यान देखना, यहाँ पर एक अगले पार्ट का एक क्वेश्चन यहीं से बता देता हूँ, क्योंकि आप पहले भी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं इसलिए आसानी से ध्यान आएगा। आपको ध्यान होगा आपने मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज सारी की चीज़ें ली थी। जब आप ये दोबारा भी ये चीज़ें पढ़ेंगी तो आपका ध्यान जाएगा इसमें जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस या ये सब आप इस्तेमाल करते हैं, इनके वायर आपके बनाए जाते हैं मैग्नेनिन और या फिर कॉन्स्टेंटन सलीके वायर्स के, और ये होती हैं एलॉयज। सवाल ये आता है कि आप पोटेंशियोमीटर वायर या ये चीज़ें मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन के ही क्यों बनाते हैं, कारण ये है कि ये होती हैं एलॉयज। एलॉयज का मतलब ये है कि अगर आप 15 मिनट तक उस रेजिस्टेंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रही है और वो हीटअप हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगी तो हीटअप होगा, लेकिन हीटअप होने के दौरान उसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता। यही आपने लिखा था अभी 2 मिनट पहले, नियरली कांस्टेंट होता है, वेरी करता है पर उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस बात को नीचे ऐड कर दें। नीचे आप बताइएगा इन मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इन मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वायर्स ऑफ मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन, इन मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वायर्स ऑफ मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन आर यूज्ड, वायर्स ऑफ मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन आर यूज्ड, मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन आर यूज्ड, सो the resistance of wire remains nearly constant, so the resistance of wire remains nearly constant। अब आपको एक तीसरी चीज बताते हैं, और तीसरी चीज आप बताते हैं अगर आप उठाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ एक मज़ेदार बात है, केमिस्ट्री भी साथ में लगेगी। आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइट्स अगर उठाओगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर के साथ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगी, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगी तो फिर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, यानी मोर नंबर ऑफ चार्जेस विल बी अवेलेबल, बेटर करंट विल बी देयर। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स में उल्टा होता है केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स से, जो कहता है अगर आप गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, और इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप याद रखिएगा अल्फा माना जाता है नेगेटिव। और इसीलिए इनका जो रेजिस्टेंस है वो आप देखेंगे वो हो जाता है डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो बता दें इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा होगा नेगेटिव, और आर टी यानी कि जो आपका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या एक क्लियर हो जाता है। अब कभी ये तो मैथमेटिकल रीजन था, कभी कोई कंसेप्चुअल पूछे भैया आर टी होता है अल्फा नेगेटिव ही क्यों होता है, तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज, लिख दो ब्रैकेट में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद
rise in temperature. So more charge carriers are available. So more charge carriers are available for flow of current. More charge carriers are available for the flow of current. ठीक है, इनकी चर्चा एक बार फिर से मैं यहाँ पर अभी नहीं करूँगा, सिर्फ इनका नाम बता के छोड़ देता हूँ। इनकी चर्चा हम लास्ट चैप्टर में बड़े आराम से करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी बताया था। सेमी कंडक्टर्स में भी आप बता दिएगा अल्फा इज इक्वल्स टू होता है नेगेटिव, और अल्फा नेगेटिव होने का मतलब समझ में आ रहा होगा। इनके साथ भी क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या है, दोनों समझ में आ जाते हैं। दो हमने ऐसे बताए जिनका बढ़ता है और दो ऐसे बता दिए जिनका कम होता है। ये हम कहते हैं, ये आपका एक आज का महान टॉपिक हम कहते हैं खत्म होता है। रेजिस्टेंस क्या क्या उसके फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, और सबसे खास बात रेजिस्टेंस पे आपके टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा। अब इस रेजिस्टेंस पे जो टेम्परेचर का असर पड़ रहा है, इसको लेके हम जो आगे कंटिन्यू करेंगे वो मैं याद दिलाता हूँ। जो फर्स्ट दो फैक्टर थे आपके, एक आर प्रोपोर्शनेट एल और एक आर प्रोपोर्शनेट 1/a, इनको लेके मैं अगले टर्न पे पहुँचूंगा। तो इनकी हेल्प से मैं एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिस्कस करूँगा, फिर उस पर भी हम टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस कर लेंगे। सेम यही जो आप ग्राफ बनाए बैठे हैं, इट विल बी रिपीटेड। तो अगले टर्न जो आप बैठे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इतना हिस्सा हल्का सा ग्राफ का पढ़ के आइएगा, क्योंकि सेम ग्राफ और सेम इफेक्ट हम दोबारा से एक बार केवल जस्ट रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली इसको हम फुर्ती के साथ निपटा देंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद आज शायद आपका फ्राइडे होगा, नेक्स्ट टर्न की चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट में।